स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड के बारे में। जनरली सिंगल क्रिस्टल और चीज के लिए भी यूज होता है लेकिन वही उसका सबसे मेन यूज केस है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो सिंगल क्रिस्टल के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। ये समझिए जेट इंजन का टरबाइन जो होता है यानी कि जहां पे आपका कंप्रेशन है, ये स्टेज होता है कंप्रेशन, उसके बाद होता है कंबस्टन चेंबर, कंबस्टन चेंबर के बाद होता है टरबाइन। टरबाइन एनर्जी निकालता है और उससे ये कंप्रेसर चलता है। तो टरबाइन पे सबसे ज्यादा लोड रहता है। तो टरबाइन का जो लोड है वो किस वेक्टर में, वो दो वेक्टर में। पहला, उस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली आप समझिए एक फ्लेम थ्रोअर उस पर कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो टेम्परेचर के मामले में डिस्कशन नहीं करना, अति बम बम टेम्परेचर है। दूसरा फोर्सेस, क्योंकि वो इतना हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि आराम से 2000 आरपीएम से लेके 2000 पे आइडल भी आजकल शायद कुछ कुछ नहीं होते हैं, और वो 7000 या 10000 आरपीएम पे चल रहा है। और ये सब बड़े होते हैं, मतलब कि आराम से 1 मीटर हो सकता है, या कुछ कुछ डिजाइन में 1.5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर तक। 5 मीटर तो नहीं जाएगा, बड़ा समझ लीजिए काफी बड़ा होता है। तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि उतना स्पीड पे आप स्पिन कर रहे हैं तो आरपीएम के कारण उसमें लोड बहुत पड़ता है, यानी कई हजार जी का झटका पड़ता है। तो तापमान में आप स्टार्ट ही करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और जी फोर्स के मामले में 60,000 जी फोर्स चलता है। और हाँ, तो ये हैंडल क्यों कर पाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये शॉक नहीं है। जैसे अगर आर्टिलरी शेल देखेंगे, कुछ नहीं कबूम, तो वो एक अलग शॉक लगता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ स्पीड वो धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, तो इस पे उस तरह का लोडिंग नहीं है, शॉक लोडिंग नहीं है, लेकिन लोड कंटिन्यूअस है और नॉन स्टॉप है। यानी कि एक बार इंजन स्टार्ट हो गया और मान लीजिए कि दूसरे जगह पे जा रहा है, कितना मतलब 24 घंटा तक इंजन घूमता ही रहेगा। या कुछ कुछ फाइटर जेट में जिसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है, कुछ कुछ मिशन 40 घंटे तक घसीट सकते हैं। 40 घंटे तक उसको उस लोड पे रहना है, तापमान भी बहुत हाई रहेगा और जी फोर्स भी रहेगा, और कोई भी चीज उसमें क्रैक नहीं कर सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसको टैंक करना होता है, मतलब इसमें जितने भी टरबाइन में चीज लगाए जाते हैं वो सारा का एक ही काम है, हैंडल करो। टरबाइन का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टरबाइन को आप सील नहीं कर सकते। मतलब ये अगर किसी कारण से टरबाइन का ब्लेड निकला, वो कोई भी ऐसा मटेरियल आप मतलब प्लेन में तो नहीं लगा सकते जो उसको ये रोक पाए, वो सुई से निकल जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, और जो एलॉय इस्तेमाल किया जाता है तो काफी डेंस होता है, तो भारी भी बहुत होता है। तो वही समझिए। और हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट कंपनी का हो रहा है कि 20,000 से 30,000, 30,000 एकदम स्वीट स्पॉट है। तो 30,000 चाहिए टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स, यानी टीबीओ के पीछे भाग रहा है। यानी कि इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको आप देखो, सर्विस करो, ठीक है, बल्ले बल्ले। बहुत सारा कंपोनेंट जब तक पूरा प्लेन है तब तक चलेगा, लेकिन बहुत सारा कंपोनेंट है बीच बीच में बदलते रहेंगे। टरबाइन ब्लेड, चूंकि हाई टेम्परेचर टरबाइन ब्लेड बहुत हाई स्ट्रेस पर रहता है, उसका लाइफ लिमिटेड है। यानी कि 30,000 घंटे के बाद आपने उसको स्कैनिंग स्कैनिंग किया, सब चीज सही लग रहा है, तो भी आप उसे त्याग दोगे, आप उसे दोबारा नहीं चलाओगे, क्योंकि वो मतलब लाइफ क्रिटिकल पार्ट है, उसमें हुलुलु नहीं चलेगा। तो इसी कारण से टारगेट वही किया जाता है कि वो 30,000 रखें। 20,000 को कहा जाएगा कि हल्का है, 25,000 ठीक है, 30,000 बल्ले बल्ले है, और उससे भी आगे जाने की कोशिश करें। लेकिन अभी हमारा टेक्नोलॉजी वहां नहीं पहुंचा है। तो मतलब समझिए, पहले मोनोक्रिस्टलन से स्टार्ट किए थे, फिर डायरेक्शनल क्रिस्टल से स्टार्ट पहुंच गए, और फिर अभी जो है वो सिंगल क्रिस्टल पे चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं बनाया किससे जाता है। बनाया जाता है सुपर एलॉय से। तो सुपर एलॉय बेसिकली एक क्लास ऑफ मटेरियल्स है, एलॉय है, जो कि हाई टेम्परेचर पे लोड बर्दाश्त कर सके। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर स्टील को अगर आप देखते हैं और आप कहते हो कि स्टील 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मान लीजिए आपका कोई एलॉय है स्टेनलेस स्टील का जो 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक अपना स्ट्रेंथ रखता है। उसका ये मतलब होगा जनरली कि 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक वो लोड बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़े, वो रबड़ की तरह बेंड हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जो सुपर एलॉय है वो ऐसा बनाया जाता है कि कितना स्ट्रेंथ, कितने हाई टेम्परेचर पे है, वो बहुत हाई रखते हैं, मतलब कोई और मटेरियल नहीं है। आप टाइटेनियम भी लीजिए, टाइटेनियम भी 200 डिग्री तक गर्म कीजिएगा, सुपर एलॉय आगे आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील लीजिए, वही आ जाएगा, 200 300 पे ही वो नीचे चला जाएगा सुपर एलॉय से। सुपर एलॉय के पीछे इसीलिए लोग भागते हैं, क्यों? क्योंकि क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए होता है। यानी मटीरियल का जो बिगेस्ट इशू है जब आप टरबाइन में है, क्योंकि उसमें गर्मी है और कंटिन्यूअस लोड पे है। यानी कि स्टार्ट होगा टरबाइन, बल्ले बल्ले है सर, एकदम बढ़िया चल रहा है, धीरे धीरे गर्म होकर वो लंबा होने लग जाएगा। स्ट्रेस पड़ रहा है ना उस पर कंटिन्यूस, मतलब कई हजार जी का झटका लग रहा है, खींच के उसको लंबा कर देंगे, भिड़ने लग जाएगा, मतलब 4-5 घंटा के बाद वो भिड़ने लग जाएगा एज से। तो ये एक लिमिट कर देता है। या तो उसको मैनेज करने के लिए पुराने जेट इंजन में ये होता था कि आप उसमें फ्यूल जो है काफी कम टेम्परेचर पर जलाओ, मतलब कि काफी एयर रखो, टेम्परेचर कम रखो, ताकि वो हैंडल कर सके। लेकिन उससे लिमिट पेनल्टी पड़ती है। आप इंजन का सीधा फिलॉसफी है जो कोल्ड रिजर्वायर वर्सेस हॉट रिजर्वायर, जितना ज्यादा डेल्टा है उतना बम बम है। तो आप चाहोगे कि हॉट अथा हॉट हो,
लेकिन हॉट आप कर ही नहीं पाएंगे, टरबाइन ब्लेड बोलेगा सर हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो क्रीप एक बहुत सीरियस समस्या है, और आप ऐसा नहीं चाहोगे कि सर हमारा फाइटर जेट है बल्ले बल्ले सर गया मिशन करने, अति बल्ले बल्ले मिशन से आया, हाँ भैया इंजन खोल के अब इसमें रिप्लेस करो, वो लॉजिकल नहीं है। तो क्रीप मटेरियल का सबसे बड़ा इशू है, मतलब कि आप रूम टेम्परेचर कोई भी मटेरियल लीजिए बम बम स्ट्रांग है, जहां आप बोलिए कि 700 डिग्री सेल्सियस पे नापिए, कोई और मटेरियल नहीं है सिवाय सुपर एलॉय के कैटेगरी में। तो वही समझिए। और रहा बात कि इसमें हम लोग ग्रेन बाउंड्रीज पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर ग्रेन जो है इस तरह का खूब सारा रैंडम है, वो जो आप जो देख रहे हैं ग्रेन लिटरली वहां से क्रैक बनेगा, क्योंकि वहां लिटरली क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, दो क्रिस्टल की बाउंड्री है, बाउंड्री पे वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो तभी तो हम लोग बन ही नहीं पाते, लेकिन वहीं से टूटेगा। और इतने सारे क्रैक पॉइंट्स हैं उसमें कि कहीं ना कहीं कुछ डैमेज होगा। तो हिसाब यही बना जाता है कि अगर उसको आप ऐसा कर दो कि सारे अलाइनमेंट एक एक्सिस पे हो जाए, जैसे ये है जी फोर्स का अलाइनमेंट इसके साथ हो जाएगा, तो एटलीस्ट एक एक्सिस में वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ज़्यादा लोड संभाल पाएगा। ये SR-71 के टाइम में डेवलप किया गया, SR-71 के लिए। और सिंगल क्रिस्टल में इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब इसमें क्रैक होना बहुत रेयर चीज। ऑब्वियसली कोई बर्ड भिड़ जाए या कुछ जरूरत से ज़्यादा घुस जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरली इसका कुछ नहीं होना है। तो भाई ग्रेन बाउंड्रीज को हटा रहे, क्योंकि जितने बाउंड्री है वहीं से ना डैमेज होगा। तो जैसे आप समझिए कि दो ईंटा है और सीमेंट रखे हुए हैं, जनरली कहाँ से दीवार टूटता है, जहाँ सीमेंट का जॉइंट है वहां से टूटता है। बहुत कम केसेस में होगा कि ईंटा के थ्रू टूट जाए। तो आप क्या चाहोगे कि बड़ा बड़ा ईंटा डाल दो, तो पहले यही हुआ कि बड़ा बड़ा ईंटा, फिर हुआ कि एक भैया पूरा ढलैया कर दो, तो ये पूरा ढलैया किया हुआ है। तो वही ग्रेन बाउंड्री से ही मजबूती आती है। तो आप चाहोगे एकदम कम ग्रेन बाउंड्री रहे, वो सब रहे। और इसको समझिए कि हम लोग चाहते हैं कंबस्चन अथा रहे, मतलब कि ये अगर हम लोग का 1500 डिग्री सेल्सियस हैंडल कर पाता है, मान लीजिए अगले दिन जेट इंजन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा 1500, ये 2000 जाएगा, अगले दिन 2000 कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स सीधा सीधा बोलता है आपका हॉट जितना हॉट है उतना बल्ले बल्ले है। तो वो इफिशियंसी के लिए है। और मटेरियल का लिमिटिंग फैक्टर होता है टेम्परेचर। कोई भी एलॉय लीजिए, सब एलॉय बम बम होता है रूम टेम्परेचर में, जहां उसे आप गर्म करना शुरू कीजिए डोल जाता है। एल्युमिनियम सबसे खराब है इस मामले में, वो 200 में बोल जाता है। आप लोग सोचें ना कि एल्युमिनियम से हम लोग ब्रिज व्रिज क्यों नहीं बनाते, गाड़ी में पेट्रोल का आग भी लगेगा तो एल्युमिनियम का ब्रिज बोल जाएगा, इसलिए नहीं कि पिघलेगा, इसलिए कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ खो देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात रहती है। तो रहा बात कि इस सब ब्लेड को कैसे संभालते हैं। ब्लेड को संभालने के लिए इसमें कूलिंग वेंट दिया रहता है, यानी कि जो आप हमेशा इसमें छेद देखेंगे वो अंदर से हवा जा रहा है, और बाय द वे वो गर्म हवा है। आप और हमारे लिए वो रूम टेम्परेचर हवा नहीं है, वो 400 से 700 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म हवा रहता है, वो अंदर में जाके इसको ठंडा कर रहा है। अब बोलेगा एक मिनट, 700 डिग्री का सेल्सियस का हवा ठंडा कैसे कर रहा है। टेम्परेचर में हमेशा डेल्टा माने रखता है, यानी कि अगर टरबाइन के बाहर फ्लेम आ रहा है और वो फ्लेम 1500 डिग्री सेल्सियस का है, और इसके अंदर जो हवा चल रहा है वो 700 डिग्री सेल्सियस का है, वो कूलिंग ही कहलाएगा। जैसे कि अगर आप लोग सैटर्न 5 का रॉकेट लॉन्च अच्छे रेजोल्यूशन पे देखिएगा तो इंजन जो है उसमें से एक तो काफ़ी काला सा बाउंड्री रहेगा बहुत दूर तक, उसके बाद फायर निकलता है। भैया वो बाउंड्री क्या है, वो है कूलिंग एयर। वो कूलिंग एयर कहाँ से आ रहा है, कूलिंग एग्जॉस्ट है टर्बो इसका क्या बोलता है, टर्बो पंप का। टर्बो पंप में जो प्री बर्नर है जो इन प्रॉपर जला रहा है वो निकाल रहा है एग्जॉस्ट, तो साइड इफेक्ट उसका एग्जॉस्ट ठंडा है, 3000 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 700 डिग्री सेल्सियस। तो 700 डिग्री सेल्सियस से नोजल को ठंडा कर रहे हैं ताकि वो 3000 का जो फ्लेम है वो छू ना दे। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक रहता है कि अगर इसमें अंदर से विंड पाथ ना रहे जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर इसको ठंडा करे, ये पिघल जाएगा। एक दो मिनट में नहीं होगा, लेकिन 1-1.5 घंटा में बोलेगा सर हो गया सर हम नहीं संभाल सकते। तो मटेरियल का लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर होता है, चाहे आप सुपर एलॉय ही क्यों ले लें। सुपर एलॉय पहले से तो बहुत बेटर है, मतलब स्टार्टिंग में स्टेनलेस के भरोसे हम लोग गाड़ी खो लेते हैं, लेकिन उससे अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन अब लिमिट वही है कि सर एक लिमिट पहुंच गया है, तो ठीक है, लिमिट को क्या सॉल्व करें, उसमें कूलिंग डाल दिया जाए। और फिर आप ये समझिए कि कूलिंग के बाद आपका ये थर्मल बैरियर कोटिंग किया जाता है ये सब के ऊपर। जो आप लोग देखते हो ना, डीआरडीओ अनाउंसमेंट किया था कि हमने टरबाइन बनाया, फिर उसमें हम ये कोटिंग डेवलप कर रहे हैं। वो थर्मो बैरियर कोटिंग जो रहता है, वो कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोटिंग अलाउ करता है कि आप 1000 क्रॉस कर पाए, बिना कोटिंग के 1000 क्रॉस करने में बैंड बच जाएगा, वही रहता है। तो जनरली ये सारे ब्लेड को 3 चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला, थर्मो बैरियर कोटिंग, ताकि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंजन कंटिन्यूस रह सके। दूसरा, इंटरनल कूलिंग, यानी कि अंदर जो हवा निकल रहा है जो पूरे स्टेम से गर्मी निकाल दे रहा है, और प्लस फिल्म कूलिंग, जो गर्म हवा है वो ये छोटे छोटे चैनल एजेस में रहते हैं उससे निकलता है और उसका परत बना देता है। वो परत ठंडा हवा है, क्योंकि 700 डिग्री सेल्सियस से सब ब्लेड के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 700 डिग्री सेल्सियस का एक कवच बन गया है, और उसके ऊपर 1500 डिग्री सेल्सियस का हवा प्यार डाल रहा है। 1500 700 आपका मेटल 700 संभाल पाता है, इसीलिए हम लोग उस पर कोटिंग भी करते हैं और कूलिंग एयर का एक फिल्म बनाया जाता है, तब जाके ये सब चल पाता है, नहीं तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा।
और ये सब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के टाइम में ये सब पे खूब डेवलपमेंट हुआ था, धड़-धड़ा के डेवलपमेंट हुआ। और ये सब इतने हार्ड मेटल होते हैं कि ड्रिल नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोड मशीनिंग ये ईडीएम जो आप सुनते हैं, ईडीएम से किया जाता है। फिर बाद में लेज़र करने लगे, फिर ईडीएम में चले गए, ऐसा बहुत आगे-पीछे होता रहता है। ये ड्रिल नहीं कर पाइएगा, इस पे टूट जाएगा ड्रिल बिट। उतना छोटा-छोटा महीन-महीन छेद करने में ड्रिल बिट बोलेगा सर हमसे ना होगा। और प्लस बहुत डेंस रहता है, बहुत सारे सुपर एलॉय निकल के रहता है, तो डेंसिटी बहुत रहता है, बहुत हाई डेंसिटी रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खास तौर का मटेरियल है और हम लोग वही कर रहे हैं। ग्रेन्स रहे ही नहीं, ग्रेन्स नहीं रहे, मतलब कि पहले था कि ग्रेन्स बहुत है, वहाँ से टूटेगा, ठीक है। अब ग्रेन्स को एक अलाइन कर दिए, ठीक है, बट अभी भी उसमें दिक्कत है एक एक्सिस पे। दोनों एक्सिस का समस्या सॉल्व कर दी कि इसमें कहीं ग्रेन बाउंड्री है ही नहीं, ये एक वन पार्ट है। तो वही, और इसको ठंडा कैसे रखते हैं? ठंडा रखने के लिए इस पे कोटिंग लगाई जाती है, फिर इंटरनल कूलिंग रहता है और फिर फिल्म कूलिंग है, मतलब कि हवा का एक परत उसके ऊपर हमेशा चलता रहता है ताकि कुछ भी होने पे ये पिघले नहीं। और इसी के भरोसे आजकल आपका ये जंबो जेट सब आराम से उड़ पा रहा है। अब बात करते हैं सिंगल क्रिस्टल बनाते कैसे हैं। तो आप ये समझिए, जब भी आप सॉलिड से ये मतलब लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, चाहे पानी में ही हो, उस सबको चाहिए होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएशन साइट। ऐसे मतलब कि पानी है टडा बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होगा। उसको हमेशा न्यूक्लिएशन साइट। आप लोगों ने बहुत देखा जो सुपर कूल वाटर देखते हैं, सुपर कूल वाटर मारे कहीं पे उसे ऐसे ऐसे बर्फ फैलते जाता है, बस वही समझिए न्यूक्लिएशन कहीं पे हुआ, वहीं से स्टार्ट होगा क्रिस्टल बनना और फिर वो पूरा फैलेगा। तो जब भी आप, और ये आपका एल्युमिनियम में भी होगा, स्टील में होगा, जो भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है उसमें घूम फिर के ये होगा। तो अगर आप ये पोर कर रहे हैं मेटल को और मेटल लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, तो उसमें भी वही होगा, न्यूक्लिएशन साइट पकड़ा जाएगा, वहां से क्रिस्टलाइजेशन बनना शुरू करेगा। लेकिन अगर बहुत सारा न्यूक्लिएशन साइट्स हैं, मतलब उसमें ठंडा ये हर तरफ से आप उसे कर रहे हैं एक शॉट में, तो बहुत जगह पे रैंडमली न्यूक्लिएशन होने लग जाएगा। तो साइड इफेक्ट ये बनेगा कि आपका क्रिस्टल की बाउंड्री जो है सही नहीं रहेगी, क्योंकि खूब सारा ये हो जाएगा, पॉलीक्रिस्टल हो जाएगा। तो हिसाब ये रहता है कि हम लोग को चाहिए और जितना आपका साइट्स होगा, जितना आपके जगह पे न्यूक्लिएशन हो रहा है, उतना ज़्यादा बाउंड्रीज बनेगा, उतना कमज़ोर पार्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपके पास मोल्टन मटेरियल है, चाहे वो सिलिकॉन ही क्यों ना हो, अगर उसमें आप एक सीड डालते हैं और आप गाइड करते हैं कि भैया तुम इसके इर्द गिर्द बनो, तो एक सिंगल क्रिस्टल बनेगा। जो पूरा लिथोग्राफी मशीन जो देखते हैं आप, बड़ा बड़ा ये क्या बोलते हैं, सिलिकॉन के डिस्क रहते हैं, वो एक ग्रो किया जाता है। मोल्टन है, मोल्टन रख रहे हैं, मोल्टन में वो गर्म रखा जाता है ताकि वो सॉलिडिफाई नहीं हो। सॉलिडिफाई किसी के पास हो तो एक सीड डाला जाता है, उससे खींच के निकालते हैं। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि आप सॉलिड को डाल रहे हैं और मतलब ये लिक्विड आपने पोर कर दिया, ये जो मटेरियल है उसका आपका कास्टिंग है, कास्टिंग में आपने लिक्विड मेटल भर दिया बढ़िया से, अब उसको आप निकाल रहे हो, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो। और यहीं पे ट्रिक रहता है कि आप गाइड कर रहे हो भैया एक सीड को, कि यहाँ पे देखिए कचरा 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 कचरा, आपको चाहिए एक सीड, ये स्पाइरल जो है जिसे हम लोग टेल कहते हैं, पिक टेल, ये हटा दे रहा बाकी सारा, क्योंकि क्रिस्टल का ग्रोथ का जो है वो जनरली लीनियर डायरेक्शन पे होता है। वो आप हटाते जा रहे हो कि नहीं भैया इधर से तुम आधा से ज्यादा क्रिस्टल को हटा दे रहे हैं। इसमें पूरा ऐसे नीचे उतार दिया जाता था, तो क्रिस्टल का ग्रोथ सही डायरेक्शन पे होता था, लेकिन मल्टी क्रिस्टल रहता है, मतलब एक एक्सिस पे बम बम, दो एक्सिस पे नहीं। ये पिगटेल जो बनाया हुआ है, ये ज्योमेट्री ऐसा करता है कि क्रिस्टल बाउंड्रीज को बोलता है भैया तुम इधर उधर काहे जा रहे हो, छोड़ दो, त्याग दो, खत्म हो जाओ। फिर एक ही जाता है वो सीड, यहां पहुंचता है। टारगेट वही है, ये पूरा स्पाइरल का काम वही है कि टारगेट एक सीड को लाओ, ये एक सीड धीरे धीरे उसको सॉलिडिफाई करता है। तो सीड पे पूरा काम करना। अगर आप सीड का प्रोपगेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, आपको सिंगल क्रिस्टल मिलेगा। नहीं प्रोपगेट कर पाते हैं तो कचरा मिलेगा। ढंग से करते हैं ये मिलेगा आपको कलुमनर, ये मिल जाएगा, मतलब SR71 लेवल का। और सिंगल क्रिस्टल चाहिए तो एक, सिर्फ एक क्रिस्टल जाना चाहिए ऊपर। तो वही है। अब रहा बात की पिगटेल जो है ज्योमेट्री में आपको हेल्प दे देता है कि हम इससे बता बहुत सारा क्रिस्टल ग्रोथ नहीं जा सकता, लेकिन रहा बात की अगर ठंडा हो गया तो बन जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लिएशन हो जाएगा। तो ठंडा नहीं होने देना है, यानी कि जब आप इस पर लिक्विड मटेरियल डाल रहे हैं तो उसे धीरे धीरे ठंडा करना है। यहीं पे ट्रिक है, यही पूरा खेला सिर्फ इसी बात पे होता है कि आपका जो मोल्टन मेटल है, आपने कास्टिंग बनाई, कास्टिंग में आपने सुपर एलॉय डाल दिया, बल्ले बल्ले। अब इसे जब आप सॉलिडिफाई करेंगे, यहां एकदम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे धीरे, वो नहीं किया काम खत्म हो जाएगा। और उसमें नीचे कूल किया जाता है, ऊपर हीटर चालू रहता है जब आप कर रहे हैं, ताकि किसी भी हालत में वहां पे, क्योंकि अगर वो बहुत तेजी से ठंडा होगा, कोई ना कोई क्रिस्टल साइट पकड़ लेगा, वहां से क्रिस्टल बन जाएगा। तो वही कूलिंग को एकदम ध्यान से करना है, एकदम धीरे धीरे, हौले हौले तब करना है। और कूलिंग सिर्फ एक एक्सिस पे होना चाहिए। एक एक्सिस पे पहले करते थे तो हम लोग को कॉलमनर मिलता था, ये भी काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है। और सिर्फ एक ये पिगटेल के थ्रू करते हैं तो आपको वो मिल जाता है, लेकिन बहुत स्लो कर, मतलब ये
धीरे-धीरे मतलब ये इस डिज़ाइन ऐसा होता है कि आपका जो मटेरियल है, कास्ट है, उसको आप चेंबर से निकालें। चेंबर अभी भी गर्म है। चेंबर में जो इलेक्ट्रिकल हीटर रहता है, वो हीट करते रहता है। कुछ-कुछ केसेस में ये सिस्टम वैक्यूम के अंदर किया जाता है, ताकि कन्वेक्शन का इश्यू ना हो। तो वैक्यूम में कर रहे हैं और रेडिएटिव हीटिंग हो रही है, रेडिएटिव कूलिंग हो रही है और आपका आराम से धीरे-धीरे उसे निकाल रहे हैं, ताकि क्रिस्टलाइज़ेशन फ़ॉलो कर सके। एग्ज़ैक्टली यही सिस्टम आपका सिलिकॉन इंगेट्स में भी वही होता है। तो यही होगा सिंगल क्रिस्टल करने का। तो आप वही समझिए कि आप ग्रोथ करा रहे हो और ग्रोथ को आप फ़िल्टर कर दे रहे हो। वो फ़िल्टर हो रहा है आपका ये पिगटेल से। पिगटेल बोल दे रहा है भैया एक क्रिस्टल बाहर जाएगा, और ये आप धीरे-धीरे कर रहे हो ताकि एक क्रिस्टल सीड क्रिस्टल के तरह धीरे-धीरे ऊपर पहुँचे। और ये सब वैक्यूम के अंदर आप जनरली करना चाहोगे ताकि कन्वेक्शन हीट इक्वलाइज़ ना कर दे। तो रहा बात कि लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा है कि इसे साइंस कहना गलत होगा, इसे आर्ट कहना ज़्यादा सही होगा। मतलब कि ये आपको कुछ ही देश लोग हैं जो जानते हैं, और बहुत कम लोग हैं, मतलब गिन के, जो इसको एक्चुअली हाँ भाई हम ये फैक्ट्री चलाते हैं और 5000 पीस सालाना बनाते हैं। बहुत कम लोग हैं। मतलब शॉक्ड हो जाइएगा, बड़े-बड़े कंट्री में भी। पूरा यूरोपियन यूनियन निकालिएगा तो भी कुछ ही लोग हैं। चाइना निकालिएगा वही है, रशिया निकालिएगा वही है। बहुत ज़्यादा रेयर टेक्नोलॉजी है और इसका रिजेक्शन रेट बहुत होता है। यानी कि आपने बोला अरे भैया हमने पार्ट बना लिया, बल्ले पार्ट हमेशा बनेगा। अब रहा बात की क्रिस्टल बाउंड्री सही है कि नहीं, वो टेस्टिंग में पता चलेगा। और मान लीजिए कि आप ड्रॉप कर रहे थे, स्पीड ज़्यादा कर दिए, यहाँ से न्यूक्लिएशन हो गया, एक ऊपर से नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये क्रैक करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा पार्ट। रिजेक्शन बहुत हाई होता है। मतलब कि इसमें आप 100 ब्लेड बनाएंगे, 100 में अच्छा खासा फेंकना पड़ सकता है। फेंकना नहीं, मतलब आप उसे दोबारा रीमेल्ट कर दोगे, बट वेस्ट बहुत होता है इसमें। और इसका डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन, जो मतलब बोल रहा है कि चेंबर से धीरे धीरे निकाल के ठंडा करते हैं, वो मिलीमीटर पर आवर करना पड़ता है। यानी कि भैया 4 मिलीमीटर उतारो धीरे धीरे करके। मतलब हो रहा है जी, सब्र रखिए, हो रहा है जी। हाँ, ब्लेड निकल रहा है सर, इतनी सुन ब्लेड है, मतलब टरबाइन ब्लेड है, इतनी सुन है उसको करने में। हाँ जी रुको ना जी, 1 दिन लगेगा चेंबर से निकालने में, ताकि वो सही से क्रिस्टल ग्रोथ करे। तो बहुत धीमा है और बहुत रिजेक्ट भी बहुत होता है। उतना धीरे करने के बाद भी रिजेक्ट बहुत आता है। तो वही समझिए। और इसका साइक्लिंग टाइम बहुत हाई रहता है, मतलब काफ़ी टाइम खाता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इंडिया मतलब बहुत बड़ा बात की है कि 2021 में इंडिया ने पहला बैच बनाया सिंगल क्रिस्टल का, 60 पीस। आई थिंक हाँ 60 ही पीस था। इसके लिए हेलीकॉप्टर के लिए, इंडिया में मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर के लिए 60 पीस बनाया गया। आप बोलेंगे तो 60 पीस कितना हेलीकॉप्टर? वो एक इंजन का है। बहुत टाइम खाता है, कुछ साल खपा तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर 60 अगर यहाँ दिखा रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि कम से कम 100 तो बनाए ही होंगे। उसमें से बहुत सारे में न्यूक्लिएशन कहीं रैंडम जगह से हुआ होगा। ये सब जगह होता है। ये आपका यूरोपियन मैन्युफैक्चर में जाइए, अमेरिकन में जाइए, सब में यही होता है। ये बोले ना आधा ब्लैक मैजिक है, करते कैसे हैं। साइंस आप इसका पूरा पढ़ लीजिए, पीएचडी ले लीजिए, सब कर लिए, करने जाइए बोले नहीं हम नहीं होंगे, क्या कीजिएगा। तो वो यही समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मास प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया अभी भी मिली स्केल में ही पड़ा हुआ है, यानी कि 1000 पीस भी ब्लेड, जो कि शायद एक इंजन से थोड़ा ज़्यादा होगा, वो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं कि इंडिया में बना के दे दे, इट्स लाइक दिक्कत है सर। बहुत टाइम खाता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम खाता है। रिजेक्ट भी बहुत कराता है। एलॉय भी महंगा है, रिजेक्ट भी कराता है, दर्द भी बहुत होता है। बोल रहे ना मिलीमीटर आवर्स में नाप रहे हो आप कि हाँ भैया कितना इसे निकाल रहे हो। सब्र करो, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये हर कोई इसके पीछे नहीं कूदता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ये एकदम आर्ट है, मतलब एकदम चिल मारो। ये शॉकिंग बात है कि ये 1970 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन भाई टाइम लेके कोई पैसा इसमें जलाया है तब जाके ये हुआ है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में आप समझिए कि अभी जो हम सुपर एलॉय का बात कर रहे थे, वो कोशिश किया जा रहा था कि हाई टेम्परेचर को ज़्यादा देर बर्दाश्त करे, क्रीप ना करे। उसका बड़ा भाई पे अभी काम चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं हाई एंट्रोपी एलॉयज, यानी कि HEAs। अभी जितने एलॉयज रहते हैं उसमें मेजॉरिटी एक ही चीज़ है, और या थोड़ा मोड़ा इधर उधर आप कुछ मिक्स कर देते हैं। किसी को आइडिया क्या होगा कि 5 मेटल मिक्स कर दो बराबर नंबर में, यानी कि सारे मेटल 20% के आसपास हैं, तो क्या होगा। तो इसी को हम लोग हाई एंट्रोपी मेटल कहते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का लीप दे सकता है, लेकिन अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में इस पे पीएचडी लिखे जा रहे हैं, और शायद कोई नोबेल प्राइज जीत जाए अगर ये सक्सेसफुली बनाया जा सके। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये बनाना। लेकिन इस पे अभी मतलब कि साइंटिस्ट लोग क्या काम कर रहे हैं, वो इसी पे काम कर रहे हैं। अब रहा बात कि काफ़ी लोगों का है कि 3D प्रिंटिंग में जाओ। अब बोलेंगे 3D प्रिंटिंग सिंगल क्रिस्टल से कमज़ोर है। हाँ, लेकिन 3D प्रिंटर कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा। 3D प्रिंट आपने कर दिया, इसको डाल दोगे इंजन में, वो बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। इसे आप लोगे, इसे आप हिप करोगे, हाई हॉट आइसोट्रैटिक प्रेशर करोगे, कुक करोगे, बेसिकली प्रेशर कुकर में कुक करोगे, जिसमें आपका 2000 बार तक का प्रेशर जाता है और आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वो इतना स्ट्रांग बना देता है कि
काम हो जाएगा। मैं एकदम क्लियर होता हूँ, साइंटिफिकली सिंगल क्रिस्टल सबसे स्ट्रांग है, लेकिन अगर उतना स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है और आप प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा पाते हैं, तो कई बार लोग कहेंगे ना कि सर अच्छा ठीक है सर, आपका ब्लेड 30,000 आवर्स चलता है, वो लेकिन $1 मिलियन खाता है। ये 20,000 आवर्स चलता है और 20,000 में हमको खोलना ही है इंजन को बाकी सारे पार्ट्स के लिए। लेकिन अगर ये ब्लेड का दाम सिर्फ 100 के है, ऐसा कर लेते हैं ना, इसी से काम निपटा लेते हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक का भी यही हल्ला करा कि वो एक्चुअली टरबाइन्स में डालना शुरू कर दिया। मैं श्योर नहीं हूँ, बट जिस तरह से वो हल्ला करे, शायद वो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें जो पावर प्लांट है 4 जनरल इलेक्ट्रिक जेट इंजन्स, उसमें शायद वो 3D प्रिंटेड ब्लेड है। तो रहा बात की वो गुड इनफ अगर हो जाता है कि सर उस पे काम हो जाए, मतलब इससे अगर आपका काम निपट जा रहा है, जबरदस्ती का वो सिंगल क्रिस्टल करके क्या होगा? हाँ, फाइटर जेट के लिए रखिए कि मतलब हमको चाहिए एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जाइए खर्च कीजिए। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो मतलब फालतू का करके क्या फ़ायदा होगा? और उसमें 3D प्रिंटिंग में एक फ़ायदा मिलता है। आप जो वो करते हैं सिंगल क्रिस्टल बना, उसमें फिर आपको ईडीएम करना पड़ता है ताकि ड्रिल कर सके छोटा-छोटा और 3D प्रिंटिंग में पूरा स्ट्रक्चर एक शॉट में निकलता है। दूसरा, 3D प्रिंटिंग में जब आप अंदर का पाथवे बना रहे हो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी कि हवा जो है ज़्यादा गर्मी सोख पाता है, ज़्यादा बेटर कूलिंग दे पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड कास्टिंग कर रहे हैं तो आपको देखना है कि लिक्विड फ्लो होगा कि नहीं। तो लिक्विड कास्टिंग आपको थोड़ा फिजिक्स का लिमिटेशन कर देता है कि अंदर में ज़्यादा हुला-ला ज्योमेट्री आप नहीं डाल सकते। इसमें एकदम अथाह हुला-ला ज्योमेट्री डाल सकते हैं। तो वो एक फ़ायदा दे देता है कि मतलब आप देख रहे हैं अंदर में ऐसा-ऐसा स्पाइरल पाथ बना रहे हैं जो कि लिक्विड कास्टिंग में होगा ही नहीं। तो ये एक ऑप्शन दे देता है कि आप 3D ज्योमेट्री इतना इंप्रूव कर सकते हो, और इस स्पीड के मामले में कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े मेटल 3D प्रिंटर जो हैं, कई पीस एक बैच में निकालेंगे। हिप में भी वही है कि कई बैच को एक शॉट में आप पका सकते हैं, यानी 2 दिन निपटा, आपके पास 10-20 ठो ब्लेड निकल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा है और प्रोडक्शन स्पीड ज़्यादा मैटर करता है डिफेंस के लिए, कि जैसे अगर आप ये ड्रोन्स बना रहे हैं, हज़ारों ड्रोन्स बनाना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्रोन्स में जो बूम कर दिया जाएगा उसमें आप सिंगल क्रिस्टल ब्लेड लगाइए। सस्ते में निपटाइए, आगे बढ़िए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत किया जा रहा है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल क्रिस्टल हट जाएगा। लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हर जगह लोग यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नौटंकी है वो, बहुत ज़्यादा ही है ये, मतलब थोड़ा अपना समझ के पैसा माँगता है। और अगर 3D इतना अच्छा हो जाता है कि सर बाकी सारा पार्ट्स फेल हो जाएगा उससे पहले, तो फिर फ़ायदा क्या है? मतलब आप हर चीज़ का लाइफ स्पैन एक जैसा रखा हो। सर हमने ये इंजन बनाया, इसमें जो ब्लेड है 50,000 घंटा चलेगा, बहुत बढ़िया। सर बेरिंग्स, हाँ, बेरिंग आपको 20,000 में बदलना है, तो बदल दो ना भैया, उसी टाइम ब्लेड भी बदल देना। इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत कंपनी मेहनत कर रही है 3D प्रिंटिंग और हिप्पीज़ से काम निपटाओ, वो सिंगल क्रिस्टल का सपना छोड़ो। हाँ, F-22 बना रहे हो या B-2 बना रहे हो, उसमें डालो, उसमें अपना समझ के पैसा डालो, बट बाकी चीज़ में मत डालो अपना पैसा। और ये अगर एलॉयज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, हाई एंट्रोपी एलॉयज़ का, देखिए शायद शायद 2000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग पहुँच जाएँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।